नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज है अपनी पॉलिटी एमसीक्यू लेक्चर सीरीज का चौथा पार्ट। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से शुरू हो जाता है उसको देखेंगे। यानी एक तो जो राजस्थान ये राज्य हैं इनके बारे में, है ना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग एक, और दूसरा भाग देखेंगे कि नागरिकता के बारे में। साथ ही इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे अपन, वो है सिंबल्स, है ना, जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनके बारे में। जो राष्ट्रीय चिन्ह जैसे कमल हो गया पुष्प के रूप में, है ना, चीता हो गया पशु के रूप में, ऐसी चीजों को अपन राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में डिस्कस कर लेंगे। पहले अपन ने क्या कर लिया, संवैधानिक विकास, संविधान सभा, है ना, और शासन प्रणाली, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3 लेक्चर में। तो आज का अपना लेक्चर सीरीज चौथा है, इसके अंदर आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना क्या है, पहला द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी संघ और उसके संघराज्य क्षेत्र, संघ और उसका संघराज्य क्षेत्र। इसमें क्या आएगा, सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, है ना, वो, और यूनियन टेरिटरी जिनको अपन क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वो भी इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता। कि नागरिकता, एक व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीन जाती है, एक व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलती है, अगर मैं भारत का हूँ तो मेरे को डायरेक्ट नागरिकता किस प्रकार से मिल जाती है, इन चीज़ों के बारे में, नागरिकता देने का काम किसके पास है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है अपना नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय चिन्ह, है ना, नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय चिन्ह, ये किसका काम है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर अपन जैसे कमल हो गया, है ना, और ये चीता हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, ये सारनाथ अशोक स्तंभ हो गया, इनके बारे में चीज़ें अपन देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। जो भारत संघ है, इसके नामों का उल्लेख संविधान का जो भाग 1 है इसमें किया गया है ना। संविधान का अपन ने पढ़ा था, संविधान के कितने भाग है, संविधान के मूलतः तो 22 भाग है और वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। तो 25 भागों में जो पहला भाग है उसके अंतर्गत 25 भागों में जो पहला भाग है इसके अंदर डिस्कस करते हैं अपन संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र, इसका डिस्कशन किसमें करते हैं, जो संविधान का भाग 1 है इसमें 4 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, इसके बीच में अपन संघ और उसके राज्य क्षेत्र की का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जो संविधान के भाग 1 है इसका आर्टिकल 1, यानी अपने संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया क्या राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 बोलता है भारतीय संविधान का कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। है ना, अब ये एक चीज लिखा हुआ है कि राज्यों का संघ होगा। अभी संघ शब्द के लिए इंग्लिश में 2 टर्म आती है, एक होती है फेडरल, एक होता है यूनियन। है ना, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, फेडरल यूज किया जाएगा या यूनियन यूज किया जाएगा। तो जो लाइन लिखी हुई है, जो मूल संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी जो अपना पहला आर्टिकल है उसमें भारत के 2 नाम दिए हुए हैं, एक तो भारत और एक इंडिया। और भारत, इसके बारे में कहा गया है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही बात है ना, ये क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, है ना। यूनियन इंग्लिश में अगर इसको याद रखें तो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ना कि फेडरल।
फेडरेशन नहीं होगा, यूनियन होगा, है ना। इसका मतलब होता है, यूनियन का मतलब है कि भारत के जो राज्य है ना, भारत से अलग होना चाहे तो भी नहीं हो सकते। अगर आज राजस्थान के लोग बोले कि हमें तो भारत से अलग होना है, तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसका अर्थ क्या होता है? राज्य राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, है ना। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। तो इसका यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है? भारत क्या है? भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। इन राज्य तो विभाजित है, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना सकते हो, है ना। तो भारत तो राज्य तो क्या है? विभाजित है। लेकिन जो भारत है वो अविभाजित है ना। तो भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। ये भी आप लिख सकते हो कि भारत क्या है? भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अपने संविधान का जो आर्टिकल 1 है इसके अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा था? हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो जो अपने संविधान का जो भाग फर्स्ट है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जिसका नाम है, उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है? भाग 1 में कि इंडिया दैट इज भारत शुड बी शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। क्या होना चाहिए? यूनियन ऑफ स्टेट होनी चाहिए। तो दो नाम आ गया ना, इंडिया और भारत। तो यानी कौन कौन सा आएगा? भारत और इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? देखो, अपन ने भाग 1 के अंदर आर्टिकल 1 पढ़ लिया। आर्टिकल 2 क्या बोलता है ना? भाग 1 में ही, और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है ये क्या बोलता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 ये कहता है कि संसद चाहे तो किसी भी नए राज्य को स्थापना कर सकती है या संघ में उसका प्रवेश करवा सकती है ना। संघ में नए राज्य का प्रवेश नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति, है ना। ये क्या दिया हुआ है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है। इसका अर्थ समझ रहे हो? जो भारत संघ है, संघ का अर्थ क्या है? यहाँ पर पूरा भारत है, जिसमें राज्य भी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश भी आ गए, और जो द्वीप समूह हैं ये सारे भी इसमें आ जाते हैं, है ना। तो संघ का अर्थ वो हो गया। इसमें नए राज्य का प्रवेश। अब नए राज्य कहाँ से लाओगे? कल भारत सेना पाकिस्तान पे अटैक कर देगी और लाहौर को जीत लेगी, लाहौर को भारत में मिला लिया। तो लाहौर को भारत में मिलाया तो कौन से आर्टिकल के तहत मिलाए? तो नए राज्य का प्रवेश ही तो करवाए भारत के अंदर। भारत में नए राज्य का प्रवेश करवाए तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत। नया राज्य बना रहे, नए राज्य की स्थापना कर रहे हैं। एक होता है अपने ही देश के जो राज्य हैं उनको तोड़ के नए राज्य बनाना, उसे राज्य का निर्माण बोलते हैं, राज्य की स्थापना नहीं। राज्य की स्थापना क्या है? लाहौर है पाकिस्तान का, उसको भारत में मिला लो, इसे बोलते हैं क्या? राज्य की स्थापना। तो ये क्या ये किसके लिए? कि राज्यों का प्रवेश करवा लो या स्थापना। ये कौन से आर्टिकल के तहत होगी? संसद की शक्ति है आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है ना। इसके अलावा जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 इसमें क्या है? अगर संसद चाहे तो जो भारत के अभी जो संघ के जो राज्य हैं इनमें से किसी राज्य का विभाजन करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। स्थापना नहीं, नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
या जो पुराने राज्य हैं उनका क्या करे, उनका या नाम परिवर्तित कर दे, उनकी सीमा परिवर्तित, जैसे उड़ीसा है, उसको ओडिशा बोलते हैं, है ना, पहले उड़ीसा बोलते थे, है ना, तो पहले मैसूर बोलते थे, अब कर्नाटका बोलते हैं, नाम चेंज किया जा सकता है, तो वो नाम चेंज कर दे, क्षेत्र चेंज कर दे, या उसकी जो सीमा है उसको चेंज कर दे, है ना, ये सब किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। उस संघ में संघ के नए संघ के नए राज्य का निर्माण, संघ के नए राज्य का निर्माण, या है ना, संघ के नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नाम, वर्तमान राज्यों के नाम, सीमाएं, या नाम चेंज कर दो, या सीमा चेंज कर दो, या क्षेत्र चेंज कर दो, क्षेत्र परिवर्तित करने की, किसकी शक्ति? संसद की शक्ति, है ना, संसद की शक्ति। संसद के पास ये शक्ति है कि वो क्या करे, संघ में नए राज्यों का निर्माण कर दे, या वर्तमान राज्यों के नाम, सीमाएं, ये क्षेत्र परिवर्तित कर दे। अभी थोड़ी देर पहले अफवाह आ रही थी कि राजस्थान इतना बड़ा है, इसका विभाजन करेंगे, एक बनाएंगे मरु प्रदेश और एक बनाएंगे पूर्वी राजस्थान, है ना, राजस्थान के बीच में से दो हिस्से करके एक मरु राजस्थान बनाएंगे, एक पूर्वी राजस्थान बनाएंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, है ना, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होगा? अगर वो होगा तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 3, क्योंकि पहले से भारत संघ में राज्य है राजस्थान, उसी का निर्माण कर रहे हैं, उसी को तोड़ के नया निर्माण कर रहे हैं, है ना, इसके लिए क्या आएगा? आर्टिकल 3 आएगा। जबकि अगर बाहर से कोई राज्य का प्रवेश कराए तो आर्टिकल 2 में आएगा। दूसरी चीज यार, अगर संविधान में कुछ चेंज कर रहे हो, जैसे संविधान में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अगर मैं 29 राज्य कर दूं तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी? संविधान में संशोधन तो करना पड़ेगा, है ना। संविधान में क्या होगा? संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन होगा। लेकिन ये संविधान में ये संशोधन कौन से, क्या ये संविधान का संशोधन इसको जो संविधान, बात के संविधान के तहत आर्टिकल 368, भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति दी हुई है। क्या यह संशोधन, यानी राज्य का जो संशोधन है, क्या ये आर्टिकल 368 के अंदर आएगा? नहीं। राज्य का आप कितने भी नाम चेंज करो, सीमाएं चेंज करो, वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। वो केवल एक साधारण संशोधन के अंतर्गत आएगा। ये साधारण संशोधन हुआ है, आर्टिकल 368 के तहत उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, है। इसके अलावा देखो बात करते हैं, जैसे ये संसद की शक्ति है ना नाम वगैरह परिवर्तित करने की, तो क्या डायरेक्ट परिवर्तित कर दोगे? नहीं, है ना। ये आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है कि संसद क्या चाहती है, संसद क्या करेगी? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। क्या डायरेक्ट कर देगी? नहीं, पहले जो उस राज्य का जो विधानमंडल है उसको सूचना देगी। कौन? ये केंद्र सरकार, जो संसद है, सबसे पहले उस राज्य के विधानमंडल को सूचना देगी, है ना, कि वहां हम ये परिवर्तित करना चाहते हैं। वहां से कोई जवाब आता है या नहीं आता, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसद चाहे ना केवल उनको लेटर भिजवा देगी कि हम परिवर्तित कर रहे हैं, बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी क्या करना होगा? बहुमत चाहिए। तो कौन सा बहुमत चाहिए? संसद कौन से बहुमत के द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो वो चाहिए साधारण बहुमत। कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत कितना होता है? साधारण बहुमत होता है 50% प्लस 50% प्लस 1 वोट अगर संसद को मिल जाएंगे तो वो उस राज्य का निर्माण कर सकती है। तो साधारण बहुमत के द्वारा किसी राज्य का निर्माण किया जा सकता है।
ठीक है। किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाना है तो कौन से? आर्टिकल 3, है ना। नया राज्य बनाना है ना तो आर्टिकल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति है? अभी आपने पढ़ा आर्टिकल 3 कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है? संसद की है ना। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। संसद कैसे करेगी? संसद साधारण बहुमत के द्वारा, संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्य की सीमाएं चेंज कर सकती है, राज्य का नाम चेंज कर सकती है, राज्य की क्षेत्र चेंज कर सकती है, ठीक। नया राज्य का निर्माण भी कर सकती है। आर्टिकल 3 ये बोलता है। कितना बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। इसके अलावा क्या संसद द्वारा किया गया ये परिवर्तन, संविधान संशोधन की आर्टिकल 368 की सूची में आता नहीं, है ना। तो क्या बोलेंगे? यह परिवर्तन आर्टिकल 368 की सूची में नहीं आता। यह परिवर्तन आर्टिकल 368 की जो सूची है, परिवर्तन की सूची, उसमें नहीं आता, है ना। तो संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? संसद को यह शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सही बात है। संसद कानून बना के किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, अभी अपन ने पढ़ा, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। दोस्तों पर जो पहली अनुसूची पढ़ी थी, पहली अनुसूची में क्या था? जो अपने अनुसूचियां पढ़ी 12, उसमें पहली अनुसूची में क्या था? तो पहली अनुसूची में था संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यही था पहली अनुसूची में। और जो चौथी अनुसूची थी उसमें क्या था? उसमें था राज्यसभा सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में क्या था? राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में था? चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन था। तो अगर अपन कोई नया राज्य बनाते हैं तो क्या पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। अगर नया राज्य राजस्थान से 2 राज्य बनाओ तो उसका नाम भी तो पहली अनुसूची में लिखना पड़ेगा, क्या चेंज होगा? राज्यसभा सीटें, अभी राजस्थान में 25 राज्यसभा सीटें हैं, अगर नया राज्य बना देता हूँ आधा तोड़ के तो कुछ सीटें उस राज्य को भी देनी पड़ेगी, तो इसमें भी चेंज होगा। इसकी जो लिस्ट बनी हुई है ना उसमें भी चेंज होगा। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। ये चेंजेस आर्टिकल 368 के तहत नहीं होंगे, ये याद रखना। चेंजेस तो होंगे, तो ये आंसर भी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। अभी मना ही कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी संशोधन है ना आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगा, ये आंसर गलत होगा। इस प्रयोजन के विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता तब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र सीमाओं या उसके नाम पर प्रभाव पड़ता है। बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई भी संसद तब तक ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जब तक उस राज्य को बताया ही नहीं गया, उस राज्य के विधानमंडल को बताया ही नहीं गया हो कि हम आपके राज्य का परिवर्तन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस राज्य को बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप कुछ कोई भी कानून बना सकते हो। ये भी सही है ना। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी गलत हो जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत इसका संशोधन नहीं होगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ। अभी अपन ने बात की कि संविधान में फेडरल ऑफ स्टेट्स का नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग हुआ है, तो ये बात सही है। हाँ? क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, भारतीय राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। ये देखो अपन ने लिखा यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ क्या है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये संघ से अलग हो जाए। ये बात सही है ना कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इनको कोई भी अधिकार नहीं है ऐसा। है ना, तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर, भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, है ना। और तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सही है। 1949 में एक व्यक्ति है, उनका नाम है एस के धर, एस के धर। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी का नाम है प्रांतीय भाषाई कमेटी, प्रांतीय भाषाई आयोग, है ना। एस के दर कमेटी, ये एस के दर की अध्यक्षता में मई 1945 में एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी का नाम क्या है, प्रांतीय भाषाई आयोग। और ये जो आयोग अपने रिपोर्ट देता है, इसमें ये बोलता है कि राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, है ना। 1947 में जैसे भारत आजाद होता है, क्या होता है, हर जगह पे दंगे होने लग जाते हैं, भूख हड़तालें होने लग जाती है कि हमारे राज्य को अलग करो क्योंकि हमारी ये भाषा है। गुजराती वाले बोलेंगे कि केवल गुजराती ही इस राज्य में रह सकते हैं, इसलिए गुजरात अलग से राज्य बना दो, हमारा अलग राज्य बना दो। राजस्थानी बोलने वाले बोलेंगे राजस्थान बना दो, है ना। आंध्र प्रदेश में बोलेंगे, तेलुगु बोलने वाले बोलेंगे तेलुगु बना दो। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, अलग से राज्य चाहिए। तो बस ये बोल रहा है इसके दर कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कि भाषा के आधार पे अपन विभाजन करेंगे तो देश की उस अखंडता, उस बंधुता का क्या होगा। ये तो जो अपनी प्रस्तावना है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है बंधुता, उसके साफ खिलाफ है ना कि भाषा के आधार पर लोगों को विभाजन कर दिया जाए। तो इसके लिए इसके दर इसको बोलते हैं कि नहीं, विभाजन किस आधार पर होना चाहिए, विभाजन भाषा के आधार पर नहीं, तो किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, है ना। तो विभाजन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। अभी राजस्थान में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने 50 राज्य बना दिए, किस नाम पे, प्रशासनिक सुविधा चाहिए। सब इतना बड़ा जयपुर है, उसको एक कलेक्टर नहीं संभाल सकता, एक एसपी नहीं संभाल सकता, तो क्या करे, 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 4 टुकड़ों में तोड़ दो जयपुर को, है ना। 2 में तोड़ दो, 4 में तोड़ दो, एक दूदू बना दिया छोटा सा जिला, एक पैर दूदू में और दूसरा पैर दूदू के बाद, है ना, तो छोटा सा जिला। तो क्या वहां पे प्रशासनिक दक्षता आएगी, बस उससे प्रशासनिक दक्षता कुछ हद तक आ सकती है, लेकिन इतना छोटा भी पार्टीशन जरूरी नहीं है। तो प्रशासनिक दक्षता के लिए क्या चाहिए, प्रशासनिक दक्षता के लिए उपयोगिता का मापदंड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे राज्य, बिल्कुल छोटे छोटे जिले बना दिए जाए। वैसे ही विभाजन के लिए प्रधर कमेटी बोलती है कि छोटे छोटे राज्य नहीं बना सकते भाषा के आधार पर, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कम से कम जो मेन भाषाएं जो काउंट में आती है वो भी 73 से 80 के बीच में। तो अगर सब भाषा के आधार पर राज्य बना दिए जाए तो भारत में 73 से 80 राज्य के बीच में राज्य हो जाएंगे, वो तो गलत है ना। और वो भारत की जो प्रस्तावना में बंधुता है उसके खिलाफ भी जाता है। तो एस के दर ने ये बोल दिया। इसके अलावा फिर एस के दर की जो ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के ऊपर
जो इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए एक कमेटी बनती है 1948 में, 1948 में एक कमेटी बनती है ना। 1948 को क्या बोलते हैं, 1948 1948 में एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी। कौन सी? जेवीपी समिति। क्या बोलती है भैया ये जेवीपी समिति? तो जेवीपी समिति इसके जो डॉक्यूमेंट्स था इसके दर आयोग का, उसको क्या करती है, अध्ययन करती है। ये सेम बात बोलती है कि विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर विभाजन हो सकता है, भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होगा। यानी सेम बात यहाँ पे बोलती है, सेम बात बोलती है ना, कि विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा, है ना। ये जेवीपी कौन कौन है? जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया, है ना। तो ये कौन कौन है? ये हैं नेहरू जी, नेहरू, वी से पटेल, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया ये किस नाम से आएंगे? ये आएंगे पी से। तो ये कमेटी भी क्या बोलती है कि विभाजन भाषा के आधार पे नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होगा। इसके बाद में एक और कमेटी बनती है, वो कमेटी बनती है 1953 में, है ना। राज्य सुधार आयोग के लिए राज्य पुनर्गठन कमेटी बनती है, फजल अली आयोग, उसको भी देख लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते है ना। तो ये देखो पहला ऑप्शन तो अपना सही हो गया था, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है ना, और इसका अर्थ है कि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा एस के धर आयोग ने क्या बोला कि भाषा के आधार पे कोई प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, कि भाषा के आधार पे नहीं, जबकि किस आधार पे होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे होना चाहिए। और एक बोल रहा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा आधार के पक्ष में नहीं थी। अपन ने पढ़ लिया कि जेवीपी कमेटी ये भी क्या है, जेवीपी कमेटी भी भाषा आधार पे पक्ष में नहीं है, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन तीनों ही सही है, सभी तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है। आगे देखो, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक शब्द याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह होगा से अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों ये बोल रहा है कि अलग होने पर क्या हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) ये क्या बोलता है कि सभी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। क्या आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19(1) बोलता है कि भारत के लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो क्या इसके तहत लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं हमारे राज्य को तो अलग करो? जैसे अभी खालिस्तान, पंजाब में जो खालिस्तानी है वो बोल रहे हैं ना कि हमारे राज्य को तो अलग कर दो, हमें अलग देश चाहिए, सिखों के लिए अलग देश चाहिए। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है? नहीं। ये कि ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिलेगी, लेकिन कुछ निश्चित सीमाओं के अंदर। वो सीमाएं कौन सी है ना? देश की एकता व अखंडता,
देश की एकता और अखंडता बाधित नहीं होनी चाहिए, है ना। देश के मैत्री राष्ट्रों से एक तो हो गया कि देश की एकता और अखंडता, दूसरे हो गए कि देश ये भारत है, भारत के जो मैत्री राष्ट्र है उनके खिलाफ आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, है ना। तो ऐसी चीजें हमें करने से बचनी होगी, तभी अपने को मिलेगी वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ये तो डायरेक्ट क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है डायरेक्ट कि अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। कि आप अलग होने की वकालत करो ना तो ये बोल सकते हो कि यार हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम तो बोलेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे साहब, है ना, हमें चाहिए खालिस्तान। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप, है ना। ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्यों और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई? देखो एक आयोग बना 1953 में। ये बार बार भाषा के आधार पे क्या हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। तो पट्टा भी इसी तरह, वो पोटी श्री रामल्लू नामक जो आंध्र प्रदेश के बाबा है उनके द्वारा 56 दिनों तक लगातार आमरण अनशन किया गया और 56वें दिन उनकी भूख से मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर भड़काऊ आंदोलन हो जाता है और उसके आधार पर बनता है भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। क्या बनता है? भारत का पहला भाषाई आधार पर, भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य। उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, है ना। कब बनता है? 1953 में बनता है ना। किस व्यक्ति ने यहाँ पे जो भूख हड़ताल की थी उनका नाम है पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू जी द्वारा 56 दिन भूख हड़ताल की जाती है, उसके आधार पर बनता है बाद में आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो यार ये भाषाई आधार पर जो राज्य बन रहे हैं इनकी मांग बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, इसके लिए 1953 में आयोग बनता है। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ये बनता 1953 में, 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है और उस रिपोर्ट के आधार पे जो इसका निर्माण होता है सही ढंग से, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 1956 में। क्या होता है? 1956 में। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 भी दे दे और 1956 भी दे दे तो अपने को ऑप्शन करना है 1956, ताकि 1953 भी सही है ना। अगर दोनों में से एक, दोनों ही आ जाए ना तब करना है 1956। इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाया गया फजल अली। कौन? फजल अली। फजल अली इसका अध्यक्ष बनाया गया। साथ में इसमें 2 सदस्य और थे। तो इसके लिए पूछा जाता है कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तो एक थे फजल अली, दूसरे हैं के एम पणिक्कर, है ना। फजल अली, के एम पणिक्कर और हरदेनाथ कुंजरू। फजल अली, के एम पणिक्कर और हरदेनाथ कुंजरू ये सदस्य थे 3 इसके अंदर। तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, 3 सदस्य थे। यही आयोग बाद में बनाता है
14 राज्य और 6, यानी जो पहले राज्यों की श्रेणी चलती थी ABCD, तो 1956 से पहले जो राज्यों की श्रेणी चलती थी वो ABCD चलती थी। राजस्थान B श्रेणी का राज्य था, है ना। तो उस श्रेणी को समाप्त किया और इसने बनाए टोटल 14 राज्य। कितने? 14 राज्य व 6 यूटी बनाए, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो कब की गई थी? 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। 1956 में बनने गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना और 1956 में लागू करता ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, और भारत की राजधानी भी थी, लेकिन इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? तो 61वां 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? 1991, है ना। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत ये दिल्ली को क्या बनाया गया? दिल्ली को बनाया गया NCR, दिल्ली को बना दिया गया NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो कौन से आर्टिकल के तहत? 69वें आर्टिकल के तहत, ये संविधान संशोधन के तहत। साथ ही इसके तहत बनाया गया दिल्ली में विधानसभा, इसके तहत दिल्ली में विधानसभा व मंत्रिपरिषद का निर्माण भी किया गया, है ना। दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का निर्माण भी किया गया। कौन से आर्टिकल की तरफ? ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। देखो ये एक राज्यों की लिस्ट है ना, कि कौन से राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। मेरे को तो इंपोर्टेंट लगती नहीं है रटना, है ना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसका चांस है 0.01% पूछने का, है ना, कि अगर 0.01% यानी अगर 10,000 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाएंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन गलती से पूछा जा सकता है। तो इतनी बड़ी लिस्ट को रटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रटना चाहो तो इसको रट सकते हो, है ना। नेक्स्ट चीज, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो अपन ने अभी देखा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो कब किया गया? 1956 में। तो आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की नागपुर सत्र 1920 में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने जो अपनी हिस्ट्री की मैराथन क्लास लगी थी शो के MCQ की, उसके अंदर भी इसको सोल्व कराया था। तो ये क्या था, है ना, नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाद में 1948 में JVP कमेटी बनती है, वही बोलती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। तो ये बात भी सही है ना कि कांग्रेस ने भाषा आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया 1948 में। कौन सी कमेटी द्वारा? तो JVP कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, ये वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने इसको अस्वीकार कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। तो ऑप्शन A और 2 दोनों इसके आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित अधिनियम पाते हैं, है ना। तो भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? देखो जो अपना भाग प्रश्न है ना, वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, वो खत्म हो चुका है। उसके जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब अपन बात करेंगे तो भाग सेकंड है, भारतीय संविधान का भाग सेकंड,
भाग सेकंड में क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप, नागरिकता। इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे भी किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है ना, किस आधार पर उस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, नागरिकता देता कौन है, इन सब बातों के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो भाग सेकंड, नागरिकता। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक भाग सेकंड के अंदर है। और जो इसका आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता की शक्ति किसको है, संसद को। नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति, नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 11 में दी हुई है। तो ये बहुत पूछ रहा है, भारत की संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं, भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता में इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। अपन ने जब पढ़े थे संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत जिस लेक्चर में पढ़े थे, लेक्चर सेकंड में पढ़े थे शायद, है ना, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एकल नागरिकता। क्या पढ़ा था कि भारत को नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता ये बताती है कि आप, जैसे भारत है, भारत में पहले भारत के वासी है, फिर राजस्थान में निवास करते हैं, पहले भारत में फिर राजस्थान में, तो क्या मेरे दो मूल ये मूल प्रमाण पत्र बनेंगे, नहीं, मेरे को दो बार नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भारत की नागरिकता ले ली, इसका मतलब मैं पूरे भारत का नागरिक हूं, मैं भारत में कहीं भी रह सकता हूँ, ये बोलता है नागरिकता, है ना। क्या बोलता है, नागरिकता क्या बोलती है, भारत में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में दो नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि अमेरिका में जैसे कोई राज्य है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को राज्य है, और अमेरिका, तो पहले अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर न्यूयॉर्क की नागरिकता लेनी पड़ेगी, तभी आप न्यूयॉर्क में रह सकते हो, अदरवाइज आप न्यूयॉर्क में नहीं रह सकते। जबकि भारत में आप भारत की नागरिकता ले लो, फिर आप राजस्थान में रहो, ठीक, बिहार में जाके रहो तो ठीक, नागालैंड में जाके रहो तो ठीक, और तमिलनाडु में जाके रहो तो ठीक, है ना। कोई आपको ये बोलने वाला नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, है ना। नागरिकता का अर्थ क्या है, नागरिकता का अर्थ एकल नागरिकता से है, नागरिकता का अर्थ किससे, एकल नागरिकता से है ना। एकल नागरिकता किससे ली गई है, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली गई है ना। संविधान के स्रोत के अंदर अपन ने एकल नागरिकता का पढ़ा था। एक और शब्द आता है नागरिकता के अलावा, अधिवास। क्या था, अधिवास। नागरिकता के अलावा एक और शब्द आता है अधिवास, डोमिसाइल। क्या था, एक शब्द आता है अधिवास। नागरिकता के अलावा जो अधिवास शब्द आता है, नागरिकता के अलावा जो अधिवास शब्द आता है, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है ना, जैसे भारत है ना, अधिवास का अर्थ होता है कि आप उस किस क्षेत्र के रहने वाले हो, है ना। जब आप अपना मूल प्रमाण पत्र बनाओगे, तो मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र ये बनाओगे, तो उसमें लिखा आएगा भारत के नागरिक हो, है ना, उसमें नहीं लिखा आएगा कि आप राजस्थान के नागरिक हो। तो अधिवास ये बोलता है, क्या बोलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। इससे पहले जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से नेट आता, तो जम्मू कश्मीर वाले अगर मूल प्रमाण पत्र बनवाते तो उसमें पहले लिखा था भारत के नागरिक हो, उसके बाद में लिखा था आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो। तो उनके दो अधिवास हो गए, दो अधिवास हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे अधिवास एक ही है कि आप नागरिकता भी एक ही है भारत की, और अधिवास भी क्या है, भारत का है ना। तो वर्तमान में भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास का प्रावधान है, यहाँ पे ध्यान रखना। भारत में नागरिकता की निम्न कौन सी विशेषता है, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता,
इन देश की और राज्य की दोनों की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी क्या? नहीं। राज्य की एकल नागरिकता, तो राज्य की एकल नागरिकता होगी क्या? नहीं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होगी ना। अपन राजस्थान की नागरिकता नहीं ले सकते, पूरे भारत की नागरिकता लेंगे हम। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, किस आधार पे? तो नागरिकता प्राप्त नागरिकता प्राप्त करनी है तो इसके पांच आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक होती है जन्म के आधार पर, एक जन्म के आधार पे आप नागरिकता प्राप्त करो कि आपने भारत में जन्म लिया है ना, तो वो भारत के नागरिक हो ना। इसकी अलग अलग टर्म्स होती है, उनको अपन जब अलग से नागरिकता वाला पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में थ्योरी, तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो ये ध्यान रख लेंगे कि जन्म से नागरिकता एक वंश परंपरा से, कि आपके पिताजी या आपके पिताजी अगर भारत के नागरिक थे तो आप भी भारत के नागरिक हो, तो वो बोलता है वंश परंपरा, है ना। वंश परंपरा से भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा एक है रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकरण बोल दो, है ना, या रजिस्ट्रिफिकेशन या पंजीकरण बोल देते, इसको क्या बोलते हैं? पंजीकरण। तो पंजीकरण किसको करवाना पड़ेगा भाई? ये जन्म और वंश परंपरा से तो जन्म से हो गए, अपने परिवार से रिलेटेड हो गए। पंजीकरण किसको करवाना पड़ेगा? जो भारतीय मूल का निवासी था और जो दूसरे मतलब भारतीय मूल का निवासी था और दूसरी जगह रह रहा था, जैसे कोई देश भी अमेरिका में रह रहा था लेकिन मूल रूप से भारतीय था, तो उसको नागरिकता देने के लिए पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण किस आधार पर होगा? कम से कम वो 7 वर्षों तक भारत में रहा हो, कम से कम 7 वर्षों तक वो भारत में रहा हो, तभी उसका पंजीकरण हो सकता है। इसके अलावा चौथा कौन सा क्षेत्र है? चौथी किस प्रकार से नागरिकता दे सकते हैं? वो दे सकते हैं देशीयकरण। कौन सी? देशीयकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता कैसे? जिसे भारतीय मूल का नागरिक नहीं है, अमेरिका का नागरिक है, वो अमेरिका का ही है, वो चाहता है यार मैं भारत में रहना चाहता हूँ, तो क्या करो, पहले लगातार 12 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। कितने साल? 12 साल, है ना। उसके बाद में उसको अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए? रजिस्ट्री के लिए, है ना, पंजीकरण के लिए। तो यह होगा देशीकरण द्वारा नागरिकता। ये 4 टर्म तो जो हो गई सिंपल हो गई। इसके अलावा अगर कल पाकिस्तान लाहौर पे कब्जा कर ले तो लाहौर के नागरिक कहाँ जाएंगे, है ना। भारत लाहौर को भारत में मिला लिया तो लाहौर के नागरिक कहाँ जाएंगे? तो ये भी एक टर्म हो सकती है ना, कि भूमि के अधिग्रहण द्वारा, भूमि के अधिहरण के द्वारा, भूमि के अधिग्रहण अगर किसी का कर लिया ना तो उसके द्वारा भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो जन्म द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, इस भूभाग को अपन ने क्या कर लिया? अधिहरण कर लिया ना, उसको मिला लिया, तो तब नागरिकता देनी पड़ेगी। भारतीय बैंक के धन जमा करके, बैंक में जमा करके धन जमा करके आप नागरिकता ले सकते हो? नहीं, ये ऑप्शन आएगा इसका गलत। नेक्स्ट, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि, अब बात करते हैं नागरिकता त्याग। नागरिकता त्याग किन किन आधार पे भारत की नागरिकता खो देगा? कौन कौन से आधार है जिसके आधार पे नागरिकता खो देगा? पहली, तो खुद नागरिकता का त्याग कर दे, व्यक्ति नागरिकता का क्या कर दे? त्याग कर दे। यार मैं भारत की नागरिकता नहीं चाहता, मैं भारत की नागरिकता त्याग रहा हूं, या वो विदेश की किसी और अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता ले ले, अन्य देश की नागरिकता ले ले। और एक तीसरा तरीका यह है, संसद नागरिकता से बेदखल कर दे, संसद नागरिकता से बेदखल कर दे, है ना। संसद नागरिकता से बेदखल कर दे, तो इन तीनों तरीकों से किसी व्यक्ति की नागरिकता का त्याग किया जा सकता है ना। तो
भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। कोई भी भारतीय है अगर वो नागरिकता का परित्याग कर देगा तो उस आधार पे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये भी बात भी सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, है ना, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भी उसकी नागरिकता खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर वो अपनी नागरिकता खो देगा क्या? ऐसा नहीं है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर वो नागरिकता नहीं खोएगा, है ना। जैसे शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया में जाके शादी की, है ना, क्या वो उनकी नागरिकता चली गई? नहीं, वो भी भारतीय टीम के लिए खेल रहे थे। अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया, है ना। इनकी भी ये बात भी गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है कि अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर नागरिकता खो देगा। सरकार की आलोचना करेगा, सरकार की आलोचना होती रहती है, इसके आधार पे देश की आलोचना नहीं होनी चाहिए। सरकार देश की आलोचना करोगे तो संसद बेदखल कर देगी। सरकार की आलोचना करो खूब, सरकार की आलोचना करने से बिहार नागरिकता से बेदखल नहीं किए जा सकते। तो 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवासी। अभी मैंने समझाया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था तब तक जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास 2 अधिवास थे, लेकिन अब सबके पास एक नागरिकता और एक अधिवास है। तो बिल्कुल सत्य बात है भैया। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है? नहीं, भारत का जो संविधान है उसमें जो ये राष्ट्रपति जब अपन पढ़ते हैं, है ना, तो राष्ट्रपति की योग्यता में एक शब्द लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हूं। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल ये लाइन लिखी हुई है, ये नहीं लिखा हुआ कि जन्म से नागरिक होना चाहिए, नहीं। इससे होना चाहिए केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। जो 5 कंडीशन अपन ने देखी थी उनके थ्रू, किसी के थ्रू भी भारत का नागरिक हो जाए, है? तो ये किया ऑप्शन तो हो गया अपना गलत। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है उस किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। किसी विदेशी को भारत की नागरिकता दे दी तो क्या उसे वंचित नहीं किया जा सकता? अरे भाई, वंचित किया जा सकता है। कैसे? वो खुद नागरिकता त्याग दे, यार मेरा भारत में रहने का मन नहीं है, या अन्य देश की नागरिकता वो ग्रहण कर ले तो भी। और संसद भी तो बेदखल कर सकती है। वो अगर युद्ध के समय वो अपने शत्रु राष्ट्र से जाके मिल रहा है ना, और अपने बारे में कुछ युद्ध के समय भारत के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, वो भारत का नागरिक बन चुका है फिर भी, है ना, तो उसको संसद क्या कर सकती है? बेदखल कर सकती है। ये ऑप्शन तो हो गया ना गलत कि एक बार नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो कौन सा बचा? केवल ऑप्शन 1 सही है, केवल ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा नागरिकता के अर्जन के हेतु शर्तों के नियत करने में सक्षम है? अपन ने पढ़ा था कि जो नागरिकता का आर्टिकल 11 है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि संसद को शक्ति है किसकी? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल को व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? पंजीकरण द्वारा नागरिकता वाले को कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष बिताने होंगे? अगर पंजीकरण द्वारा कर रहे हो तो 7 वर्ष, और देशीकरण द्वारा कर रहे हो तो 12 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, ध्यान से देख लेना, इसको अपन ने पढ़ा हुआ है। कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष इसको बिताने होंगे। ठीक। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? नागरिकता विधेयक जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, संसद में कब पारित हुआ? तो संसद में पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित हो जाता है नागरिकता संबंधित बिल, है ना। और ये लागू कब होता है? 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो जाता है ना। और जब पारित कब होता है? इस दिन तो होता है ये पारित, और इस दिन होता है लागू, है ना। पारित कब होता है? 11 दिसंबर को। लागू कब होता है? 10 जनवरी को, है ना। 11 दिसंबर को ये
पारित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो ये अपनी नागरिकता से संबंधित जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो सिंबल्स है उनसे रिलेटेड। सिंबल्स कौन कौन से, जैसे अपने राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कौन सा है राष्ट्रीय पुष्प, कमल है ना। राष्ट्रीय फल कौन है, फल कौन सा है, आम। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चीता है ना। बाघ, पर क्या बोल सकते हैं इसको, बाघ बोल सकते हैं, बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा, बाघ। इसके अलावा राष्ट्रीय कैलेंडर वो किस पे आधारित है, कौन से किस पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है, शक संवत पे आधारित है ना। तो इन चीजों के बारे में देखते हैं। अब ये हो गया। इसके अलावा क्या पूछा गया, जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रगान है जन गण मन। राष्ट्रगान जन गण मन है, इसको कब अपनाया गया है ना। तो राष्ट्रगान जन मन गण, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो ये सभी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, जन गण मन। भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान है। कब अपनाया गया, ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। जो भारतीय संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, है ना। इसमें अपनाया गया जन गण मन को। लिखा किसने था जन गण मन, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था जन गण मन, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा इसे एक और बात याद रखनी है कि जन गण मन कितने समय तक गाया जाता है, तो ये गाया जाता है 52 सेकंड। जन गण कितने सेकंड के लिए गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। और जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसके दिन पहली बार जन गण मन गाया गया था ना। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। हम्म, 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें प्रथम बार गाया गया था, प्रथम बार। ठीक है ना। तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो अपनाया गया 1950 में अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ।
कहाँ से लिया गया है अशोक स्तंभ? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ का जो धर्म स्तूप है, सारनाथ का धर्म स्तूप है जो वाराणसी में, वाराणसी में सारनाथ का जो धर्म स्तूप है वहां से लिया गया है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में तिल्लियां बनी हुई है कुछ, है ना? तो कितनी प्रकार की तिल्लियां हैं? तो अशोक स्तंभ में 24 तिल्लियां। कितनी तिल्लियां? 24 तिल्लियां हैं अशोक स्तंभ में, टोटल 24 तिल्लियां, है ना? अशोक स्तंभ में जो चक्कर बना हुआ है उसमें 24 तिल्लियां। इसके अलावा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया। सारनाथ वाराणसी से लिया गया। तो राष्ट्रीय स्तंभ के जो चक्कर है इसमें कितनी तिल्लियां? 24 तिल्लियां हैं। और 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, है ना? भारत की संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, अपने को ध्यान रखना है, कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज है। कब अपनाया था? इसको अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, है ना? इसमें जो लंबाई और चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पहली बार किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था? 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया था। इसलिए भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की मां किसे बोलते हैं? मैडम बीकाजी कामा को बोलते हैं। 1907 स्टुटगार्ट जर्मनी में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। किस पे आधारित है? ये शक संवत पे आधारित है। इस पे शक संवत पे ये आधारित है ना? तो कब अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय पंचांग? ये अपनाया गया था 22 मार्च 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। तो आप देखोगे जब भी नवरात्रा शुरू होते हैं, ये बसंत के नवरात्रा है वो कब से शुरू होते हैं? ये तो 21 या 22 मार्च के आसपास से शुरू होते हैं, क्योंकि उसी दिन से भारत का कैलेंडर अपनाया गया था, है ना? तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1947। ठीक। तो ये किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है, न कि विक्रम संवत पर। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था? नहीं, 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो न तो एक सही है न दो इसका सही आंसर। बिल्कुल लप्पू क्वेश्चन लग रहे हैं ना? बिल्कुल लप्पू क्वेश्चन ही है ये। ठीक। तो ये आज का अपना पॉलिटिकल लेक्चर 4 खत्म होता है। इसके अंदर अपन ने डिस्कस कर लिए जो अपना भाग फर्स्ट राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, और अपन एक छोटा सा टॉपिक देख लिया इसमें भारत की जो सिंबल्स है इनके बारे में। ठीक है। तो ऐसे ही अगला लेक्चर लेके आएंगे अपन मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार से अच्छे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो लेके आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए नहीं, नमस्कार।